नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हुकूमती दावा है कि महंगाई को कम करना उनकी तरजीहात के अंदर सबसे अहम है। और आप जानते होंगे कि जनाब नवाज शरीफ साहब, जो कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी रहे हैं, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि मुल्क के अंदर चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम हों, क्योंकि वो एक सियासी आदमी हैं, सियासी मामलात को समझते हैं और ज़ीरक सियासतदान हैं और दूरअंदेश हैं, और उन्होंने सियासत को होते हुए देखा है। तो उनकी भी ख्वाहिश ज़ाती तौर पर भी यही है। इसहाक डार साहब के साथ भी उनकी बात होती रहती है, नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वैसे तो वज़ीर ख़जाना होना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिरी बात है इस वक्त वज़ीर ख़जाना भी हमारे अच्छे कॉम्पिटेंट आदमी हैं। जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जब तक ड्यूटी कर रहे हैं तब तक बहुत कॉम्पिटेंट आदमी हैं। और बात यह है कि मेन एम ये है कि इस वक्त अहमियत इस चीज़ की है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। कारोबारी सनतकारी तबके की ख्वाहिश भी यही है कि आसानियाँ पैदा की जाएँ, और जितनी ज़्यादा आसानियाँ होंगी उतना ज़्यादा जो है वो कारोबार करना आपके लिए मुफीद भी होगा और मुनाफा बख्श भी। इसके साथ साथ कुछ एरियाज़ और भी हैं कि ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहस जो है ना उसकी डायरेक्शन बदल गई। पिछले चंद सालों में हमने देखा डायरेक्शन बहस की इसलिए बदल गई क्योंकि 2 साल पहले कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए अफसोसनाक सियासी मंजरनामे पर कि जैसे मईशत के बारे में बहस होती थी वो हो नहीं पा रही। और आपको पता होगा कि नून लीग की जो हुकूमत होती है, इसका शिवा होता है, ये लोग जब भी आते हैं ये लोग मुल्क में तरक्याती काम करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखो सियासी वाबस्तगी मुझे कोई लेना देना नहीं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है कौन सी नहीं है, इरेलीवेंट। लेकिन देखो, नवाज शरीफ साहब की एक बहुत अहम अचीवमेंट है कि उन्होंने मुल्क में मोटरवे बनाया। मुल्क के अंदर 2 ही चीज़ें हैं जो आप दूसरे ममालिक को दिखाकर कह सकते हैं कि देखें पाकिस्तान के अंदर ये इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज़ें। एक हमारा मोटरवे, दूसरा मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बंदा दुबई चला गया। तो बुनियादी बात यह है कि आप खुद समझते हैं चीज़ों को, लेकिन इसमें यह है कि अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, हमारी यूटिलिटीज़ अफोर्डेबल नहीं होंगी, हम लोग आसानी से एक शहर से दूसरे शहर माल नहीं ले जा सकते, तरसील नहीं हो सकती, हमारे यहाँ बिजली की दस्तियाबी नहीं है, गैस मैसर नहीं है, या है तो बहुत महंगी है, कंपेटिटिव नहीं है, और पानी जो है वो मैसर नहीं है, पानी के अंदर किल्लत है, कमी है। जैसे कराची शहर को देख लीजिए, महंगा है पानी, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, बिज़नेस फिर उस हिसाब से नहीं हो पाता। तो यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। स्टूडियो के अंदर जनाब शौकत जिलानी साहब, जो कि कन्वीनर हैं स्टैंडिंग कमेटी कंज्यूमर सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज FPCCI, और बजरिया टेलीफोन लाइन हमें ज्वाइन कर रहे हैं दुनिया के मशहूर मईशतदान जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों से भी है। वेलकम करता हूँ आप दोनों को शो में। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू जनाब। गुफ्तगू का आगाज़ जनाब शौकत जिलानी साहब से कर लेते हैं। बिजनेसमैन हैं, ज़ाहिरी बात है इस शोबे से ताल्लुक़ भी रखते हैं, कन्वीनर भी हैं इस शोबे की निस्बत से। तो शौकत जिलानी साहब, लोगों की बड़ी कंसर्न पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़ से रिलेटेड है। पाकिस्तान का मवाजना अगर ख़ित्ते या दुनिया भर के ममालिक से किया जाए तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा वजाहत के साथ बताएं कि इसके मुतल्लिक़ आपका जायज़ा क्या है। जी शौकत जिलानी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने बहुत अच्छा, बहुत अहम इशू पे आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, अगर मैं पाकिस्तान की इकनॉमिक की बात करूं तो उसमें मैं सबसे पहले कराची के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कराची का पाकिस्तान के अंदर टैक्स जो यहाँ से अपना मिलता है वो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, मोर देन 50%। तो कम से कम जिस शहर से आपको मोर देन 50% आपको टैक्स मिलता है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतर होना चाहिए ना। देखिए, मोर देन 50% जब आपको इल्म है कि आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इससे डबल अर्निंग भी हो जाएगी, तो आपको मेरा ख्याल उस सेक्टर में करना चाहिए। बाकी अगर आप देखा जाए तो कराची की जो हालत है कंपेयर टू अदर पार्ट के, वो बहुत ही बड़ी एक नामुनासिब सी है। और अगर इंटरनेशनल जो मैसेज जाता है वो बड़ा हर सतह पे एक बड़ा नेगेटिव जाता है। दिखाने ले आए, पुल टूटे हुए हैं, सर सड़कें टूटी, बात छोड़ दें, नाले खुले हुए हैं, हर जगह कहीं ना कोई ऐसे इश्यूज हैं। ट्रैफिक पे सिग्नल के बड़े इश्यूज हैं कि वो कहीं कहीं ख़राब है। इसके अलावा आप देखें कि ट्रैफिक बेहंगम जा रही है, कोई ट्रैफिक का सही निज़ाम नहीं है। दूसरा, आप रोडों के जो हाल देखें, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं और इतने मुख्तलिफ जगहों
पर जो गटर के निकले नहीं हैं और बाकी काफ़ी नालों से पानी बह रहा है, बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। अच्छा ये देखें, अगर थोड़ी सी आपकी इंटेंशन के ऊपर और थोड़े से बजट के अंदर भी ये सारी चीज़ें दूर हो सकती हैं। देखिए आप ये जो मैंने देखा है कि अगर आप एक चीज़ करना चाहें ना, आपकी विल हो, तो वो बहुत जल्दी हो सकती है और बड़े लेकिन इसमें आप है ना चेक एंड बैलेंस रखें। देखिए सर, आप जितना बड़ा अमाउंट चाह रहे हैं ना, तो कम से कम उसके हवाले से आप उनको फैसिलिटेट भी दें ना। अब देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी के अंदर आप जाएं, वहाँ जाके देखें क्या क्या मसले मसाइल है। अब एग्जांपल मैं बात करूँगा कि अगर कराची के अंदर सिक्योरिटी का भी काफ़ी इश्यूज़ है, उसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा कंसर्न करना चाहिए। इसके अलावा हमें रोड के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, अच्छा देखिए कराची की सबसे महंगी तरीन बिजली इलेक्ट्रिसिटी वो मतलब पाकिस्तान की उसमें आती है। और सेकंड आप उसके अंदर अच्छा काफ़ी हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 100 अरब के करीब हम जो जिसका हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, वो टैक्स फिक्स टैक्स की शिकल में टैक्स दे रहे हैं, उसको हम पे कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल ही टोटल हमारे यूटिलाइज ही नहीं है। अच्छा सेकंड, आप इसके अलावा आप ये देखें कि जो गैस के चार्जेस देखें कितने हाईस्ट है। इसके बाद आप ये सब करेगा, पानी कराची में सबसे महंगा प्रोवाइड, लाइन के जरिए तो बहुत कम आता है, कभी आ जाता है तो वो लकी डे होता है। तो बहरहाल हम जिस तरीके से बारिशों में आता है, बारिशों में गटर का पानी भी घर में आ जाता है सर, फिर बारिशों में सप्लाई खुली होती है, फिर नाले भरे होते हैं, नाले भरे होते हैं, चीज भर जाती है। तो सर ये सब चीजें हैं। तो देखें, अगर ये तमाम इसको अगर आप नहीं काउंटर करेंगे तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा आपकी जाने में दोबारा आता हूं। ये आपने जो अहम नुक्ता उठाया है, मैं चाहूंगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज की जाने भी जाऊं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, यही नुक्ता जो इन्होंने उठाया उसको मैंने कुछ इजाफा करके अब आपके सामने पेश करता हूं। सर, बारिशें तकरीबन अब तो हर साल होना शुरू हो गई, बेमौसम की बारिश भी हो रही है, क्लाइमेट चेंज पे आपकी मेरी बहुत डिस्कशन हुई। पाकिस्तान को मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, रोड नेटवर्क्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खास तौर पे एग्रीकल्चरल कनेक्टिविटी तो नील हो जाती है बहुत सारी जगहों पर। तो हमने उसके लिए क्या प्रोविजन की होती है, क्या हमारी प्लानिंग है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने क्लाइमेट चेंज से बचा सकें? जी प्लानिंग हमारी ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि आज कल के जो सिचुएशन चल रही है बारिशों की, उसकी वजह से कराची वालों को परेशान होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरा मुल्क ही कराची बना हुआ है। क्या इस्लामाबाद, क्या पिंडी, क्या लाहौर, क्या गुजरात, हर जगह आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम जो सीवरेज सिस्टम है हमारा, उसके बारे में हम कितने केयरफुल हैं। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि हम लोग चाइना भी जाते हैं, हम लोग टर्की भी जाते हैं, हम लोग यूके भी जाते हैं, यूरोपियन मुल्क में भी जाते हैं, सारा कुछ करते हैं। और हम दीवारें चीन पे जाकर तस्वीरें भी बनवा के उनको हम पोस्ट भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास यही काम रह गया। क्योंकि मुझे ऐसे ये लगता है कि हमारे जो सियासतदान हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स, उनको ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो गए हैं, तो हम अब हमारे पास फ्री टाइम में हम तस्वीरें बनाएं। एक चीज। दूसरी बात ये है कि हम ये भी दावा करते नहीं थकते कि हमारी चाइना के साथ दोस्ती जो है वो कोमारिया से ऊंची और शहद से ज्यादा मीठी है। तो ये वही पुरानी बात मैं दोबारा आज फिर आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ कि यार कम से कम आप उनसे उनका जो सीवरेज सिस्टम है वो कॉपी कर लें। आप कोई एक्सपर्ट जो है वो इंग्लैंड से बुला लें, उससे ही कहें कि आप हमारा सीवरेज सिस्टम जिसको ठीक कर दें। कैसे आपने इंग्लैंड के अंदर जो है वो स्मोक जैसा मसला जो था उसको सीवरेज सिस्टम ठीक करने के बाद आपने उसको काबू किया, तो कैसे आपने क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं उसको आपने कंट्रोल किया। देखिए मुल्क के अंदर इस वक्त जो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अशद जरूरत है वो प्लांटेशन की है। हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करें, हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट जो है अपनी जमीन के ऊपर बनाएं, ताकि ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस की जितनी तबाही हो रही है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उससे हमें बचा जा सके। लेकिन जो आप कह लें कि वो मतभेड़ जो चल रही है ना, या इसको कह लें कि जो सूरत लग रही है असेंबली के अंदर, वो चाहे सेनेट हो, चाहे वो आपकी वफाकी असेंबली हो, चाहे सूबाई असेंबली हो, तो बस जब इनके अपने काम होते हैं उसमें देखिए रातों रात बिल भी पास हो जाते हैं। अभी वफाकी वज़रा जो उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, अभी जो सेनेट के मेंबरान उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, अभी जो चेयरमैन थे सेनेट के उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। क्या इतनी फिक्र के साथ कभी इन्होंने कोशिश की है, सॉरी टू से, कि आम आदमी जो है उसकी फलाह बहबूद के लिए भी हम एक ही दिन में कोई ऐसा बड़ा फैसला करें कि जिसकी वजह से मुल्क के अंदर हुकूमत की रेट भी नजर आए, जिसकी वजह से आम आदमी जो उसकी जिंदगी की तरह आसानी भी पैदा हो, जिसकी वजह से आम आदमी जो है वो महंगाई से बचे। खाली डॉक्यूमेंट्स में और खाली जो नंबर्स हैं उसके साथ प्ले करके या मैनिपुलेट करके आप कह रहे हैं जो मुल्क ने महंगाई खत्म करना हमारी तरजीह है। गवर्नमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 4.46% महंगाई है। अभी पिछले हफ्ते जो शुगर का स्कैंडल शुरू हुआ है उसमें देखें, जब शुगर की कीमतों में इजाफा होना शुरू हुआ, फी किलो उसकी कीमत 150 रुपए थी,
अब गवर्नमेंट ने जब मिल्क मार्केट के साथ मिल के तो उसकी कीमत 165 रुपए फी किलो तय की। आज मुझे बताइए, ये जो मेरे कुलीग बैठे प्रोग्राम के अंदर, उनसे ही पूछिए, बल्कि आप भी बताइए कि अभी भी आपको कराची के अंदर या पाकिस्तान किसी भी शहर में आपको 165 रुपए चीनी मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही। और हमारे वफाकी वजीर जो है फूड एंड सिक्योरिटी राना तनवीर साहब, वो कहते हैं जी रिटेल कीमत जो है चीनी की वो 172 और 175 तक होगी। तो मैं अगर आपको अपना तजिया बताऊं तो पाकिस्तान में अब चीनी जो है वो 185 रुपए फी किलो बिक रही है। तो कहाँ गई गवर्नमेंट की रीट, कहाँ गई गवर्नमेंट की तरजीहात? खाली बातें करने से लीजिए हम लगे हुए हैं, हम कर रहे हैं, हमारी तरजीह यही है। तरजीहात जो अली भाई हैं वो भी आपके सामने हैं। अगर हम हमारी तरजीहात में ये चीज शामिल होती तो हमें पता था, प्रेडिक्शन थी कि बारिशें होनी हैं, तो हम उससे पहले बारिशों से निपटने के लिए कोई इनकलाबी इकदाम उठाते। ये जरूरी था वही उठा लेते। कम से कम बारिशों से जो नुकसान हो रहा है मुल्क का वो तो बच जाता। हमारा आधा मुल्क जो खुशकसाली की वजह से तबाह हो रहा है, बाकी आधा मुल्क जो बारिशें आती है ये तबाही फैला देती हैं। तो ये हमारी तरजीहात हैं। ये बड़ा अहम नुकता आपने उठाया। मैं शौकत जिलानी साहब आपकी जानिब दोबारा आऊँगा। अब मैं थोड़ा आपके साथ रैपिड फायर राउंड करता हूँ। आप भी डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब की तरह ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने बाहर के ममालिक में गुजारा है। बहुत सारे ममालिक में ऐसे में रहे हैं जहाँ पे रोज़ाना बारिश होती थी या चंद दिन छोड़ के होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। बिजली बंद हो जाती थी? नहीं, सवाल ही, कोई सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता था। नाले बहते थे, घर में पानी आ जाता, नहीं गैस बंद हो जाती थी, सवाल ही कुछ पानी खड़ा हो जाता था, काम हफ्तों बल्कि महीनों तक बंद हो जाता था, नहीं सवाल ही पता, खेत के खेत उजड़ जाते थे, सब खत्म, नहीं सवाल। हॉलैंड में ऐसा होता था? सर देखें, मैंने एक बहुत बड़ा टाइम हॉलैंड में गुजारा। वहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मैंने, हम लोग वहाँ का एक सिस्टम टैक्स के ऊपर वहाँ पर मुहित है सारा। अच्छा। अब कहीं पर भी हम जाते हैं ना, तो जैसे हमने फूडिंग की या कोई होटलिंग की या फैमिली के साथ जाते हैं या बिजनेस की लंच पे आते हैं, हर एक से वहाँ पर इजीली आपको इनवाइस मिल जाती है, क्योंकि वहाँ हर एक को मालूम है कि उसने टैक्स पे करना है। एक सिस्टम बना दिया है गवर्नमेंट ने, तो उसको फॉलो करते हर आदमी निज़ाम के अंदर है, कोई आउट सब जा ही नहीं सकता। अच्छा जाता है तो उसके लिए मसले मसाइल वो अव्वल तो जा ही नहीं सकता। तो हम क्या करते थे, पूरे टाइम के अंदर हमारे अपने सालाना पूरे जो हमारे एक्सपेंसिव होते थे सारे हमने मिलाए, अपने बुक होल्डर को दे दिए, यानी अकाउंटेंट जो होता था उसको दे दिया। उसने पूरा साल का टैक्स बनाया, जो एक ब्रोटो प्रॉफिट होता है, एक नेटो, जो नेटो निकलता था उसके अंदर के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता था उसमें अपना टैक्स काट के हमें दे दिया था। इसके बाद जो वहाँ पर हमें फैसिलिटीज़ मिलती थी, आप बिलीव करें -16 के अंदर एक दिन हम 16-17 सर्दी की बात कर रहे थे, -16 प्लस अपना -16 ये सर्दी की बात कर रहा हूँ। इतनी बर्फ बाहर जमी थी कि 2-3 तो शहर तो बंद होंगे कई नहीं, सवाल ही सर, ट्रेन 11:37 पे आनी थी, 11 भाई यहाँ बारिश में गाड़ी लोग नहीं निकालते, अब गाड़ी बह जाती है साथ में। ट्राम 11:05 पे, तो 11:05 पे स्टॉप पे थी। सर क्या बात कर रहे हैं, रोड के ऊपर नमक डाल के फौरी तौर पे सड़कें साफ हो रही थी। तो वो टैक्स लेते हैं, अगर वो परसेंटेज लेते हैं तो वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना के देते हैं। टैक्स तो इस दफा आप लोगों ने भी रिकॉर्ड दिया, क्या फर्क पड़ा? सर 8 बिलियन का था, इसके बाद हमने तकरीबन 12 बिलियन के करीब जो गवर्नमेंट का टारगेट था, थोड़ा सा हमने उसे रिड्यूस किया, बाकी वो टच कर लिया। तो देखें किस हद तक हम अब इन्होंने 14 बिलियन का टारगेट दिया। तो मैं कह रहा हूँ इन्होंने नया क्या चीज़ सर गवर्नमेंट FBR ने क्या। अच्छा मैं थोड़ी सी यहाँ पर एक करेक्शन करूँगा प्लीज, कि देखें ईजी डूइंग द बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, आप इजी डूइंग FBR करते हैं, एक तीसरी शक आप लगा दें इजी डूइंग FBR, क्योंकि देखिए ये जो आपके पास 8000 लोग आ गए, इसमें मोर देन 50% है ना जो नहीं, वो इजी तो है, लेकिन मैं आपको इशारा बता रहा हूँ, स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, बच्चे भी देखते हैं, आप समझ जाएं बात को। तो बस इजी तो है, करना कुछ और पड़ता है आपको, समझ जाएं आप, इशारा मेरा समझ जाएं। सर आज 4.5 लाख से ज्यादा इंडस्ट्रियल जो कनेक्शन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उसके अंदर रजिस्टर्ड कितने हैं? ओनली 30,000। तो इनकम टैक्स के अंदर कितने? 30। तो सर बाकी ये FBR क्या देख छोटी मार्केटों में भी सब रजिस्टर्ड थे सर, यूरोपीय ममालिक के अंदर। एक ही बंदा, एक ही दुकानदार, इवन पान के खोखा, जैसे वो एक छोटा सा मोज़ाइक होती है, वो भी शॉप है ना, वो भी सर वो तमाम चीजें सिस्टम से चल। वीडियो में हमारे साथ मौजूद शौकत जिलानी साहब, टेलीफोन लाइन के जरिए डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, सीधा साधा सा सवाल, आप दूसरे ममालिक में घूमते फिरते भी रहते हैं, उनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाते भी हैं, क्या उनका टैक्स निज़ाम आसान है?
क्या वहाँ पर काम करना आसान है बनिस्बत पाकिस्तान, या पाकिस्तान में सारी आसानियाँ? लोग तो बोलते हैं पाकिस्तान में तो बहुत आसानियाँ हैं। जी जी, बात बिल्कुल आपकी ठीक है। पाकिस्तान में बहुत सारी आसानियां हैं, और जहां तक हम कंपैरिजन करते हैं बाकी ममालिक के साथ कि वहाँ पर टैक्स कलेक्शन सिस्टम जो है वो क्या है, और क्या उस टैक्स कलेक्शन से जो रेवेन्यू होता है उस अमाउंट को या उस रकम को आवाम की फलाह बहबूद के ऊपर खर्च किया जाता है कि नहीं किया जाता। सबसे पहली बात तो ये है कि वहाँ चीज़ें इतनी आसान हैं कि आम आदमी जो है वो भी सिस्टम के अंदर अपने आप को दाखिल करके चीज़ें जो है वो सबमिट कर सकता है, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो। हमारे यहाँ चीजें जो हैं वो उलट हैं। मैं आपकी छोटी सी एग्जांपल, अभी आप ईज डूइंग बिजनेस आपको उसकी बात कर रहे थे, पिछले सवा साल से मैं कि एनजीओ रजिस्टर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले सवा साल से। जी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि एनजीओ जो है वो मैंने आम लोगों को फलाह बहबूद के लिए उस अदारे को मैंने बनाना है, मुल्क की खिदमत करनी है। अगर मेरे जैसे बंदे के साथ ये सलूक हो रहा है तो जिस बंदे ने कारोबार नया ओपन करना है उसको पता नहीं कितनी सारी मुश्किलात जो हैं वो सहनी पड़ेंगी। तो ये कहाँ आपका इंडेक्स जो है, आप कहते हैं कि हम दुनिया के टॉप 10 में हैं, प्रैक्टिकल चीजें जो वो तो कुछ और हैं। दूसरे मालिक जो हैं उन्होंने इस ईज डूइंग जो आपका बिजनेस है वो वन विंडो ऑपरेशन कर दी है कि एक ही विंडो के ऊपर खड़े हों, वहीं आप ईमेल करें और ईमेल के थ्रू करें, ईमेल के थ्रू ही आपको सारी चीजें जो आपको मिल जाती हैं। पोर्टल्स तो हमने बहुत सारे बनाए हुए हैं, लेकिन बात यह है कि उन पोर्टल्स के ऊपर काम कितना हो रहा है, उन पोर्टल्स की इफेक्टिविटी कितनी है। अच्छा, उसके बाद आप आज इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे। देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर महंगाई की बात करते हैं तो उसमें आपको जब मैं आज से 3 साल पहले पाकिस्तान से गया था बाहर चाइना, पाकिस्तान में दूध जो 60 रुपए फी किलो था, आज दूध जो पाकिस्तान में देहात के अंदर 180 रुपए फी किलो है। और आज से 3 साल पहले जो पैकेट मैं दूध का चाइना से लेता था 29.9 युआन का, वो 3 साल बाद आज भी 29.9 युआन का मिलता है आपको। तो ये तरजीहात होती हैं जब आपने एक आम आदमी जो है उसको मद्देनजर रख के आप पॉलिसी बनाते हैं या एक आम आदमी को अपनी तरजीहात में शामिल करते हैं। हम खाली बातें करें और आपका अगर ये टैक्स सिस्टम इतना आसान होता तो मुझे बताइए कि आप कहते हैं जी हमारे पास 30 लाख पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं, वो पोटेंशियल टैक्स पेयर जो उनको टैक्स नेट के अंदर किसने लेके आना है? वो गवर्नमेंट ने लेके आना है। और उसके लिए सबसे जरूरी जो है, जो करप्शन जैसा एलिमेंट है, उसके ऊपर काबू पाया जाए। हम बाहर जाते हैं, मुल्क से दूर जाते हैं, अपनी फैमिली से दूर जाते हैं, वहां बैठ के हम काम करते हैं, पाकिस्तान में रेमिटेंस भेजते हैं और हमें 6 जगह उसका जाके जवाब देना पड़ता है, तो ये पैसा कहाँ से आया, और एक ही सोर्स से पैसा आ रहा है, ठीक है। और हमारे जो मुख्तलिफ अदारे जो हैं वो हमें हरासा करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है जी ऐसा करें कि आप हमारे साथ डील तय कर लें। अब डील किस चीज की तय करें भाई? वहां जाके हम हकल हाल की कमाई कमाते हैं और पैसा मुल्क में भेजेंगे। क्योंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी हमें बड़ी जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुआशी उसका कलें पहिया जो है वो ओवरसीज का जो कमाई या फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर चल रहा है। तो हम एक तरह से मुल्क को चलाने की कोशिश करें और मुल्क के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो उस मुल्क को चलाने में हमारी जो हेल्प है उसके सामने रोड़े अटकाते हैं। तो ये सबसे पहले जब मैंने बात हो सकी ना कि ये करप्शन जैसा एलिमेंट है, इसको काबू पाया जाए, उसके बाद बाकी चीजें जो है वो वन अप कर सकेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, ये आपने करप्शन वाली बात की, 1 मिनट इस पर बात करते हैं, फिर पावर सेक्टर पर बात करूंगा। शौकत जिलानी साहब, मुश्किल सवाल, इन्होंने कहा करप्शन मुल्क का एक बहुत मेजर इशू है। हम जब भी करप्शन के इशू को रेज करते हैं, मीडिया वाले हुकूमत कहते हैं करप्शन सारी ममालिक में होगी। आई एम नॉट डिफेंडिंग कि भाई ऐसा नहीं होगा, लेकिन दूसरे ममालिक में भी क्या सही काम कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है? ये यूरोपियाई ममालिक के अंदर आप रहते थे, यहाँ पर मतलब ID कार्ड, पासपोर्ट या इस तरह की चीज़ें बनवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, या अगर कोई और भी अपना काम करवाना उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है? खुल्लम खुल्ला अली भाई, तसव्वुर भी वहाँ पर देखें इस तरह का नहीं है। वजह ये कि हुकूमत ने सिस्टम बनाया हुआ है, पाकिस्तान में सिस्टम नहीं है, हर चीज़ है, लॉ है, हमारे यहाँ हर चीज़। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पे चलती हैं, पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक पुलिस वाले पैसे ले रहे, वहाँ पर इस तरह आम होता है कि वीडियो चल रही है, वहाँ फलां रोक लिया, सवाल ही पैदा नहीं होता इस तरह के मामला। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताऊँ, देखिए एक यहाँ पर कहते हैं FBR है ना, इजी डूइंग FBR, कोई ऐसा एक वो बना है सिस्टम, उसके अंदर सर देखें आपकी सुई भी FPCCI की तरह FBR पे अटकी हुई है। अच्छा, उसमें पता है क्या एक चीज सबसे अहम तरीन है कि ग्राउंड रियलिटी को FBR को बुलाएं और आप बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों को, वो ये कहती है कि आप इनपुट ई-इनवाइसिंग करें। अच्छा, ई-इनवाइसिंग के अंदर आप जो ग्राउंड के ऊपर जाते हैं वहां तमाम लोग रजिस्टर्ड नहीं है जिनसे आप माल ले रहे हैं, कुछ लोग रजिस्टर्ड हैं, आप उनसे ले लेते हैं। देखिए, ये एक करियाने की दुकान है, उसके अंदर हर चीज की जरूरत पड़ती है। काफी सेक्टर के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इसकी पक्की इनवाइस से नहीं मिलती और आगे आपको वो सप्लाई भी करनी है, फैक्ट्री वाले को भी जरूरत है। तो उसके लिए क्या आपने मतलब क्या सोचा
कहाँ से उसके लिए इनवाइस जनरेट करें, तो उसमें ऐसा करें, कोई डिफरेंट बनाए कि यार इस सेक्टर के, ठीक है, उसको स्लोली उसको भी डॉक्यूमेंटेड कर दें एक टाइम के अंदर, लेकिन उस टाइम तक, वरना वो क्या करेगा, वो देखेगा कि यार कुछ ऐसा मसला है तो अंडरग्राउंड देकर उस इनवाइसों को, कच्ची इनवाइसों पे आगे माल फिर वो आगे सेल करेगा। उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो बंदा जिसके पास माल अवेलेबल है गलत काम करने पर मजबूर हो जाएगा। तो आप ऐसा डॉक्यूमेंटेड कुछ ऐसा बनाए कि ठीक है, जिसके पास अनरजिस्टर्ड इनवाइस जो है वो सिस्टम में आ जाए, आहिस्ता उसको कर लीजिएगा, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, अगले साल कम से कम आपके पास डॉक्यूमेंटेशन तो, इनवाइस तो शुरू हो जाए। अच्छा, जिस तरह हमारी अभी हुकूमत, हमारी जो अफवाज ने, जो आसिफ मुनीर साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल, जो एक इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर रहे थे, कितनी पाकिस्तान के अंदर लोगों में मायूसी फैल गई थी, बड़े असरात आ रहे थे इसके नेगेटिव। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने आज हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। तो इसी तरह हमें चाहिए कि उनकी तकलीद, उनकी मिसाल लेते हुए हम भी इसी तरह से ग्राउंड रियलिटी पर पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर को बुनियादी जंगी बुनियादों पर काम करें, उसका बिल्ड करें, और फिर आप देखें इंशाल्लाह जब रिनोवेशन हो जाती है आपकी होटल की, तो आप देखें वही कस्टमर जो आपसे मुंह फेर के जा रहा था वो आपके पास आएगा। आपको 12,000 का आपने रखा है लास्ट, अब आपने 14,000 का रखा है, इंशाल्लाह देखिए आपको 18,000 मिलेगा। आप कुछ करें तो सही, पॉजिटिव आप दिखाएं लोगों को, फिर आपको देखें। अब इसी तरह लोग वहां पर कितने नहीं, ये बड़ा मुश्किल सवाल देखें आपने पूछ लिया है कि आप लोगों को कुछ करके दिखाएं। अब बात यह, मैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आपकी जानिब जाऊंगा। हम एक सस्टेनेंस थ्रेशोल्ड पे चल रहे हैं, हम सर्विस डिमांड ही नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने तो अपनी पब्लिक सर्विस का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर नहीं किया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि टैक्स तो अवाम ने बढ़ा के दे दिया, कारोबारी तबके ने बढ़ा के दे दिया। अब हमारा सवाल ये बनता है कि साहब हमने तो टैक्स दे दिया आपको बढ़ा के, डेढ़िया दे दिया, दुगना दे दिया चंद सालों में, लेकिन आपने वापस क्या दिया आवाम को, यह सवाल पूछने का हमें हक नहीं है। जी हाँ जी, देखिए बात ये है कि कारोबारी तबका जो, उसे भी सारा 60 बिलियन जो है पाक रुपये टैक्स अदा किया है। असल में टैक्स जो है वो तो जो सैलरीड क्लास है 546 अरब रुपया जो सैलरीड क्लास पे कर रही है। तो मैं जो कारोबारी हजरात है वो भी शोर ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन इखलाकी तौर पे जो टैक्स उनको देना चाहिए वो भी नहीं दे रहे। अच्छा, ये बात अगर बिल्कुल ठीक है कि हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि हाँ, हम आपको जो टैक्स दे रहे हैं उसकी मद में हमें आप क्या रिटर्न में दे रहे हैं। उसके ऊपर मेरे ख्याल में गवर्नमेंट जो जवाब देने के काबिल नहीं है। लेकिन अब वो जो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करी, गवर्नमेंट के जो गैर जरूरी अखराजात हैं, जिसमें अभी आपको मैंने बताया कि पीछे दोनों सेनेट की तनख्वाहों में, सेनेट मेंबरानों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, जो वफाकी वज़ीर उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट अपने जो पहले प्रोटोकॉल्स और ये सारी चीजें हालांकि बाद वो स्टार्टी की करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। अब गवर्नमेंट अगर ये कर ले, जितनी बचत जहां से होती है वो हमें करनी ही चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अब आपने भी शुरू में जिक्र किया पाकिस्तान का जरी मुल्क है। भाई इस जरी मुल्क के अंदर क्या चाय पैदा नहीं हो सकती? हमने पिछले साल 189 अरब की चाय पी ली है। ये जो जरी मुल्क है इसमें पिछले साल हमने 1065 अरब का तेल दरामद किया है। तो जरी मुल्क जो उसके अंदर ये सारी चीजें उसके अंदर पैदा होनी चाहिए, हम बाहर से क्यों दरामद कर रहे हैं? और फिर आपको ये नहीं लग रहा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है हम अपने मुल्क को जो कंजम्पशन सोसाइटी है या उस ट्रेंड की तरफ हम फोर्स करते जा रहे हैं, और जो प्रोडक्शन पोटेंशियल से आप उससे हम हटते जा रहे हैं। तो देखें, ये ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जब तक ये इनको रियलिटी का, और मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ किसी बंदे को इकोनॉमिक्स की समझ है। इकोनॉमिक्स इतनी भी मुश्किल नहीं है कि जितना ये बढ़ा चढ़ा के पेश कर दें। बड़ी सीधी सी चीजें हैं, वो सीधी सीधी चीजें आप अडॉप्ट करें और देखिए फिर पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं करता। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है। प्रॉब्लम यही है शौकत जिलानी साहब, एक इशू या चैलेंज हमें जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि हम कोशिश करना चाह रहे हैं तो हम कहते हैं कि साहब चलो फाइनेंस प्रोफेशनल को हटाओ, किसी बिजनेसमैन को लेकर आओ, उसको किसी अहम मुद्दे पर फाइज करो। बुरा ना मानिएगा, हमने माजी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट भी किया, हमने बिजनेसमैनों को लाकर काबीना में शामिल किया, तो उन्होंने अपना ही बिज़नेस बढ़ाया, बिज़नेस कम्युनिटी वहीं की वहीं। तो सर ज़िम्मेदार हुकूमत को ना ठहराओ बेचारे सियासतदानों को, क्या करें। आप लोगों के बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों को भी लाते हैं तो सबसे पहले वो लोग अपनी फैक्ट्रियाँ जो है वो बनाते हैं, अपनी बिजनेसेस को आगे बढ़ाते हैं, वो बिज़नेस कम्युनिटी को भूल जाते हैं। हम तो मेम्बरान भी बिठा देते हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में, निगरान वज़ीर भी बना देते हैं, फिर भी आपके लोग अपना बिज़नेस चमकाते चले जाते हैं। कम लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, करने वाले अभी भी हैं। तो इसको थोड़ा आप एलेबोरेट करें ना। देखें, पॉलिसी मेकिंग में तो आप लोगों को शामिल किया,
सर देखें, आप जो बात कर रहे हैं इंसान है, इंसान गलती का कहते हैं ना खता का पुतला है, उससे गलतियां होती हैं। ये नहीं कि आप एक गलती को एग्जाम्पल बना के, जिस तरह मैं अभी एक मिसाल दे रहा हूँ कि 37A(B) के अंदर उन्होंने ये कहा है कि यार एक सिविल केस है, जाहिर बात है अगर कोई बंदा गलती एक वन टाइम गलती करता है तो उसको बुला, अब आप इसको अरेस्ट करके जेल भेज दें, अरेस्ट कर लें, ताकि पता लगा उसका नाम भी क्रिमिनल के अंदर आ जाए। क्रिमिनल को दुनिया में ना कोई वीज़ा देता है, ना कोई अपने अंदर कोई आने देता है अपने कंट्री के अंदर, तो इसके वहाँ पे ब्लैक लिस्ट हो जाए तो क्या, एक ज़रा सी गलती के ऊपर उसको आपने क्रिमिनल में एक्टिव। तो सर ऐसा नहीं होता, बल्कि सिविल में और एक क्रिमिनल में बहुत फ़र्क होना चाहिए। तो इसीलिए हर जगह देखें, हम कहते हैं कि ठीक है बिजनेसमैन कम्युनिटी के अंदर कुछ अच्छे बुरे लोग हैं, इसी तरह आपके अंदर भी है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर भी होंगे। तो हर जगह चेक एंड बैलेंस है, मेरा मतलब है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और आप चेक एंड बैलेंस करें। अगर कोई ऐसे इश्यूज हैं तो हम आपके साथ उनके अगेंस्ट में जाएंगे जो गवर्नमेंट के लिए नुकसानदेह हैं या टैक्स भरने के अंदर उसको उनको रिकवरी नहीं हो रही, तो हम आपके साथ है। देखिए सर 14,000 इतना बड़ा एक टैक्स जनरेट इस बिजनेस कम्युनिटी से आपने लेना है ना, तो उसको कम से कम एज ए ऑब्जर्वर ऐसे अपनी हर पॉलिसी में शामिल रखें उनके नुमाइंदों को। अगर आपको ज़रा महसूस होता है या बिजनेस कम्युनिटी इतनी या बेवकूफ़ इतनी खामोश नहीं रहेगी, अगर उन्हें पता लगा कि ये इस तरह के मामलात हो रहे हैं, तो वो अपना फौरी तौर पे नुमाइंदा चेंज करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी लार्ज स्केल के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लीडरशिप है बिजनेस कम्युनिटी की बहुत अच्छे और समझदार और सुलझे हुए लोगों पर है, वो हर लम्हे मॉनिटरिंग करेंगे। तो आप इतना बड़ा टैक्स जनरेट जहां से पूरा मुल्क चला रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ बिजनेस कम्युनिटी के चैम्बर फेडरेशन खास तौर से उन लोगों को ऑन बोर्ड लेके उनसे मशवरा करेंगे। उनके वो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी पर मैं तो उनको इनको कहूंगा कि वो सोल्जर हैं और वो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। कितने मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, इस कॉस्ट डूइंग एक्सपेंसिव बिजनेस के अंदर वो तमाम फैक्ट्रियां चला रहे हैं। ये भी आप यकीन करें, वरना आप देखें 11% हाईएस्ट रेट है हमारे, और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ भी इतना हाई है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ भी इतना हाई है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। आपको पता होगा डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब के ब्रह्मपुत्रा दरिया जो है उसके ऊपर ऐसा सुना है कि चीन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा बना रहे हैं, डैम तैयार कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो छोटा सा डैम तैयार करो तो किसी सूबे ने खड़े हो जाना है, कभी किसी सूबे ने खड़े हो जाना है, कभी किसी सियासतदान ने खड़े हो जाना है। तो चीन के अंदर भी क्या इसी तरह का माहौल है? सियासतदान आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, सड़कें बंद हो गई हैं कि डैम क्यों बन रहा है वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा? जी नहीं जी, बिल्कुल कतई ऐसा नहीं है। जो चाइनीज अवाम है उनको इस चीज का इदराक है और शऊर भी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चीज होती है। उनको पता है कि मिशत जो है वो क्या चीज है, उनको पता है इंटरनेशनल इकोनॉमी वो क्या चीज है। उनको ये भी पता है कि चाइना जो है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, या कार्बन मिशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, या एनर्जी डिमांड जो उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उनको ये भी पता है कि चाइना जो है जो ग्रीन इनोवेशंस हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, उसके अंदर वो लीड भी कर रहा है। और ये 125 बिलियन US डॉलर की लागत से ये डैम जो है वो तामीर किया जाएगा। और ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसको देखा जाए तो इंडिया को शायद पता नहीं वो काबू करने की कोशिश करे, क्योंकि इंडिया हमें काबू करने की कोशिश कर रहा था। जी जी। तो इंटरनेशनल ट्रीटी जो है उसके अंदर तो ये चीज शामिल नहीं है कि जो पानी अगर फर्ज को हाइट से है तो वो हर मुल्क जहां जहां से पानी पैर है उसका हक होता है पानी का इस्तेमाल करे। लेकिन शायद पता नहीं वो जो जियो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी अब एग्रेसिवनेस आ गई है, तो शायद ममालिक जो है वो जो इंटरनेशनल ट्रीटीज थी उससे शायद पीछे हटते जा रहे हैं। तो इसलिए हर वो मुल्क जिसके पास जितनी पावर है मुआशी तौर पे वो अपनी उस पावर को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, उससे उस इस्तेमाल से वो फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जी, तो ये जो वैसे ही अपनी नॉलेज के लिए मैंने सुना है कि ये दुनिया के सबसे बड़े पानी के ज़ख़ीरे में भी शामिल होगा और बिजली भी पैदा करेगा, और उम्मीद और तवक्को ये भी है कि उस खित्ते में इन्फ्लुएंस भी उनका बढ़ेगा। वैसे भी ईस्टर्न चाइना के अंदर तरक्की की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कह रहे हैं कि अब ये जो डैम बनेगा ये जिस जगह बन रहा है इसको ये लोग जोड़ेंगे चेंगडू के साथ, और फिर रोड लिंक तैयार होगा वेस्ट और ईस्ट के दरमियान बहुत बड़े पैमाने पर। तो जो पहले इंडिजिनस तिब्बतन एरिया था वहाँ पर भी रोड लिंक्स और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो सर मैं जहन में ये सोच रहा था कि पाकिस्तान के अंदर तो आबादी वाले शहरों में सड़क नहीं बन रही। ये कराची का बता रहे थे, कराची की सड़कें ऐसी हैं यकीन करें
अगर आपका कमर का दर्द हो तो यहाँ आके ठीक हो जाएगा झटकों से, और अगर सही होगी कमर तो ख़राब हो जाएगी। तो सर यहाँ पर सड़कें बन नहीं रही, वो चाइना वाले पता नहीं क्यों हिमालय के पहाड़ियों पे सड़कें बना रहे हैं। उनका मानसिक संतुलन, मेरा मतलब उनका दिमागी तवाजुन तो ठीक है बिल्कुल। जी अब मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं। चीन वाले तो बिल्कुल उनका दिमागी तवाजुन ठीक है, आपसे मैंने कहा ना, उनको सारा शऊर है कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और उनको ये भी पता है, जैसे मैंने पहले आपसे बात की, तो वो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं। और बल्कि उससे पहले मैं एक बात करूंगा, मैंने जब भी किसी चाइनीज से बात की है ना, उसने हमेशा अपने आप को यूएसए के साथ ही कंपेयर किया है, उससे नीचे वो बात नहीं करते। अब उनकी जो ज़हनी कैफियत है या उनका अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, वो आप खुद समझें। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है, जैसे मैंने पहले कहा ना, कि हमारी तरजीहात में ये चीजें शामिल ही नहीं। हम तो मिलाते हैं ममालिक से, युगांडा, हाँ, वो मतलब ऐसे ममालिक से बात है ना। आप ज़िम्बिया के साथ मिला रहे हैं अपने आप को, आप नाइजीरिया के साथ मिला रहे हैं अपने आप को, अब युगांडा के साथ मिला रहे हैं, क्योंकि हमारा लेवल ही अब ये रह गया है। और हम जब भी कभी को बात करेंगे जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, मैं हॉलैंड से मिला, अच्छा जी वो कितनी ऊंची बिल्डिंग है, वो पता चला जो 3 मंजिला थी हमने 4 मंजिला बना लिए। अरे बाबा, जब आपने आगे बढ़ना है तो आपको हमेशा कामयाब ममालिक जो हैं उनको उनके साथ कंपेयर करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हमने कोई बड़ा बड़ा गोल जो सेट किया है, तो हमने अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचना है। वो बच्चा जो है ना, जो फेल हुआ क्लास में, पता है उसने क्या माँ बाप को जाके कहा? उसने कहा मैं 3rd आया हूं नीचे से। तो इसीलिए ये हमने नया स्टाइल शुरू किया है कि हम सबसे घिसे पिटे ममालिक के साथ खुद को मिलाना शुरू कर देते हैं, और सोने पे सुहागा देखें कि बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB, ये भी जब हमें कंपैरिजन करते हैं तो हमारा ग्राफ अलहदा बनाते हैं, हमें भी जो है ना सबसे गरीब ममालिक की फहरिस्त में डाल देते हैं। लेकिन मैं अभी मैं शौकत जिलानी साहब की जानिब जाऊँगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद इनके साथ मैं मवाजना करूंगा पाकिस्तान का यूरोपियाई ममालिक के साथ। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वहाँ पर भी जब टिप टिप बरसा पानी तो क्या वहाँ की सड़कें भी तबाह हो जाती हैं? क्या वहाँ पे जब टिप टिप बरसा पानी तो क्या वहाँ के पुल भी टूट जाते हैं? क्या वहाँ जब टिप टिप बरसा पानी तो बिजली का निज़ाम भी क्या वहाँ पर तबाह बर्बाद हो जाता है? क्या लोगों की आधी तनख्वाहें बिजली के बिल में चली जाती हैं? क्या वहाँ महंगाई का आलम यही है? क्या वहाँ इसी तरह के मामलात होते हैं जो पाकिस्तान वाले होंगे? माजरत के साथ मैं मुल्क को तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ मिलाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि पाकिस्तान ममालिक की फहरिस्त में ऊपर रहे जो तरक्की याफ्ता है। मैं पाकिस्तान का मवाजना करूँगा तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ करूँगा। उसकी वजह यह है कि इंसान अगर अपनी शख्सियत में बेहतरी लाना चाहे तो वो नालायक और नाकाम लोगों के साथ अपना मवाजना कभी नहीं करता, कामयाब लोगों के साथ अपना मवाजना करता है। इसी तरह मैं भी इनसे ये जानना चाहूँगा शौकत जिलानी साहब से कि शौकत जिलानी साहब मुझे ये बताइए, यूरोपियाई ममालिक में जब जाते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जब जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं जब बरतानिया गया मैं हैरान रह गया। पहले तो यार इंग्लिश मौसम ही और चीज़ होती है, इतना सुहाना मौसम होता है कि इंसान का मिजाज ही बदल जाता है। यूरोप का भी कुछ मौसम ऐसा ही है। सड़कें यकीन करो ऐसी साफ़ और सुथरी कि बंदा उस पर खाना गिर जाए तो उठा के खा ले, इतनी साफ़ सड़कें। इलाकों की दूर दराज बयाबान, वहाँ पर भी आप जाएंगे तो सड़कें साफ, सफाई का मेयार आला मेयार। बिजली कभी जाए, ये वहाँ पर बिजली जाने का मकसद ये होता है कि कोई बहुत बड़ा तूफ़ान, सैलाब या कुदरती आफात कोई आ गए हो, वरना वहाँ बिजली नहीं जाती। गैस वहाँ पर इन्होंने बताया माइनस टेम्परेचर होता है। नाजरीन, गैस बंद हो जाए तो आप समझें कि घर के अंदर फिर आप तो फ्रीज़ हो जाएंगे। तो शौकत जिलानी साहब, उनमें क्या ऐसी ख़ास चीज़ है, वो भी तो हमारे जैसे इंसान हैं, कि उन्होंने पब्लिक सर्विसेज का मेयार यहाँ रखा हुआ। मेरा सवाल ये, वो हमारी तरह के इंसान है या नहीं? वो हमसे कोई बहुत अच्छे इंसान? सर देखिए, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हम में और किसी इंसान में फ़र्क नहीं है। सिर्फ मसला है कि हमारे यहाँ उनके यहाँ सिर्फ सिस्टम की कमी है सर। अगर देखें जो जिस तरह वो खाते पीते, रंग नस्ल हमारी, जब मैं वहाँ पर था तो मैंने सबसे इजी बिज़नेस को मैंने देखा। सब कहीं कहीं थोड़ा बहुत कुछ 19-20 कोशिश की कि यार ऐसे नहीं ऐसे चल रहे, तो पता लगा कि ये सिस्टम को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फिर गेट आउट फ्रॉम देयर, और आपको जो प्लेंटी होगी कतार में खड़ा होना तो वो चाहे वहाँ का। एक दफ़ा हमारे साथ मेयर सफ़र कर रहा था तो वो भी ट्रेन का जो नंबर था उसके पास, उसी पे जाके बैठा। हमारी बात नाजरीन, ये लोग तरक्की याफ्ता मुल्क के लोग जो है ना, कतार कभी नहीं तोड़ते।
लेकिन अगर कोई माजूर हो, वो अलग बात है, उनके कोई लिए, बीमार डिसेबल हो, के लिए, वो कोई सीनियर सिटीजन के खातून लिए हो, अलग है। उम्मीद से हो, हाँ। तो यकीन करें, कोई उसको उम्र स्पेस रसीदा दे- हो, ज़ईफ स्पेस दे हो, उसके देते। लिए जगह दे देते। स्पेस दे उसके देते। अलावा कभी कतार नहीं तोड़ते हाँ। और कभी प्रेफरेंस नहीं मांगते। कहते हैं साहब हम कतार में लगे, हमें अपनी बारी नहीं देनी। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर 85, अभी तो थोड़ा सा इश्यूज हो गए कि सिक्योरिटी के, वरना 85 में जब वहाँ का बैतरक्स था, तो हम जब अपने मैं हॉलैंड में ये den Haag में रहता था, तो वो अक्सर अपने 2-3 कोलीग के साथ अपनी फाइल मोबाइलें लेके, नहीं सर, मोबाइलें प्रोटोकॉल सर आपको बोलता होगा हटो बच्चों साइड पे हो, हम लोग बात नहीं कर सकते। 3-4 आदमी पैदल वहां से अपने घर से और पैदल वहां पर अपने कैबिनेट में, अपना वहां काबीना में जा रहे, उसमें जा रहे होते, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे होते थे। अच्छा? और और एकदम रूटीन के अंदर, सर डजंट केयर, नो यानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर ये कोई मोबाइल नहीं, कोई धक्के नहीं पड़े, कोई धक्के आपको नहीं। सर एक सिस्टम, उन्हें पता है ना किसी चीज की, कोई वीआईपी कल्चर नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, क्लोजिंग रिमार्क्स आपने भी दे दिए, क्लोजिंग रिमार्क्स में ले लेता हूँ डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब से भी। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, क्या चाइना में वीआईपी कल्चर है, जगह जगह मोबाइलें होती हैं, आपको रास्ते पे रोक दिया जाता है कि रूट लग गया, अब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब आप नहीं जा सकते आगे, क्या कहते हैं आप? जी, वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, और कभी कभी अगर रूट लगे भी तो अल्टरनेट रूट भी आपको देते हैं। और जहां तक शौकत साहब बात करें सिस्टम की, देखिए वो सिस्टम जो है वो एक सोच से आता है। अब जब हमारी सोच इस तरह की है कि मैं बस अगर मुझे कतार ना बनानी पड़े या मुझे कतार के अंदर खड़ा ना होना पड़े, जैसे तैसे भी मेरा काम जो सबसे पहले होना चाहिए। तो जब हमारी एक आम आदमी जो उसकी तरजीह के अंदर ये चीज शामिल होगी, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, और मुझे बताया उस सिस्टम को बनाएगा कौन, और अगर सिस्टम बन गया तो उसके ऊपर उस सिस्टम को अडॉप्ट कौन करेगा, और अगर सिस्टम अडॉप्ट भी कर लिया तो सिस्टम के ऊपर अमल दरामद कौन करेगा। तो वो लोग जो हैं उनकी इस मामले में सोच जो है पुख्ता कर दी गई है, और वो जो सिस्टम इम्प्लीमेंट होता है, चाहे चाइना हो, चाहे हॉलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे यूएसए हो, अदर कंट्री हो, तो उसको सिस्टम को इज्जत दी जाती है और उस दायरे के अंदर रह के सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो मेरे ख्याल में हमें भी ये चीज जो है आम आदमी से शुरू करनी चाहिए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कि सिस्टम जो है उसकी इज्जत करें। आप सिस्टम की इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत होगी, आप सिस्टम की इज्जत नहीं करेंगे तो ना आपकी इज्जत होगी ना पाकिस्तान की इज्जत होगी। बड़ी अहम बात की आपने। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।